Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. This is your instructor उमेर उबाब from Sindh Officers Academy. So आज हमारा लेक्चर नंबर 12 है और हमारा जो टॉपिक है आज का वो है मेजर थ्योरीज एंड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो हमारा नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो चुका है। सो उसका जो सब टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट का, आप लोगों ने अपने बीएड के दौरान चाइल्ड डेवलपमेंट ये अपने किसी सेमेस्टर में पढ़ा होगा। सो चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे हम। इसका सब टॉपिक है मेजर थ्योरीज एंड डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सो थ्योरीज जो हैं वो इसकी बहुत सारी हैं। आज हम एक थ्योरी कवर करेंगे और डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है ये टॉपिक कवर करेंगे। सो पहले हम डोमेन्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। सो कोटेशन आप लोगों के लिए यहाँ पे मैंने पुट की है और कोटेशन जो है वो कहती है कि जो बच्चे हैं उनको उनकी जो नीड्स हैं वो जब टीचर बहुत अच्छे तरीके से समझता है, ठीक है, तो टीचर्स को जो है वो टीचिंग करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड डेवलपमेंट हेल्प्स टीचर्स टीच अंडरस्टैंड अकॉर्डिंग टू लर्नर्स नीड्स। यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो टीचर समझता है, बच्चों की जो नीड्स है वो समझता है, तो जो टीचिंग वो करता है बाद में वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई ये वाले जो बच्चे हैं इनका अभी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो यहाँ पे चल रही है, तो मुझे ये वाली स्ट्रेटजीज जो है इनके लिए यूज़ करनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ज़रा ये सोचें इस बात पे कि जो ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह से क्यों नहीं सोच सकते जिस तरह जो मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वैसे जैसे वो सोचते हैं। तो डेफिनेटली वो नहीं सोच सकते। इसकी वजह ये है कि उनकी जो डेवलपमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता होती है और जो ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स हैं उनकी डेवलपमेंट तब तक बहुत ज़्यादा हो चुकी होती है, जबकि जो ग्रेड 1 के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अभी डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती है। सो चाइल्ड जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो टीचर्स को अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स जो हैं वो यूज़ करने में हेल्प करती है। बच्चों की डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है उसको भी हम पढ़ते हैं। व्हाट इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट? चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है? जब बच्चे चेंज होते हैं, बड़े होते हैं, तो वो फिजिकली भी चेंज हो रहे होते हैं, कॉग्निटिव यानी उनका जो ब्रेन है वो भी डेवलप हो रहा होता है, सोशली इमोशनली डेवलप हो रहे होते हैं, उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो भी चेंज हो रही होती हैं। तो इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। और ये जो डेवलपमेंट है ये बर्थ से अडल्टहुड तक जो है वो चलती है। सो सिंपल मीनिंग इसकी क्या है कि जो बच्चे हैं वो ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं ओवर द टाइम, और ये नई नई एबिलिटीज़ जो हैं वो जो है वो इनमें पैदा होती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, टीचर्स को चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों स्टडी करना चाहिए? हम भी जब बीएड करते हैं तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे होते हैं, हमें टीचर ही बनना होता है, तो हम चाइल्ड डेवलपमेंट क्यों पढ़ते हैं? हम चाइल्ड डेवलपमेंट इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लर्नर्स को अंडरस्टैंड कर सकें कि वो किस तरह सोचते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। उसके अलावा जो एज अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स हैं वो हम उस हिसाब से यूज़ करें कि भाई छोटे बच्चों के लिए हमें कौन सा मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है। ठीक है, तो लर्नर्स की जो नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको समझना कि भाई ये बच्चा जो है इमोशनली थोड़ा सा वीक है, तो हम इसको किस तरह से कैटर करें इस बात को। उसके अलावा जो है स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना होता है टीचर को, और क्लासरूम टीचिंग जो है वो अल्टीमेटली इम्प्रूव हो जाती है जब ये वाली सारी चीज़ें टीचर फॉलो कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चों का जो डेवलपमेंट लेवल होता है उसके अकॉर्डिंग ही टीचर को जो है वो टीच करना चाहिए। तो डोमेन्स जो हैं वो चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन से हैं जो हम आज पढ़ रहे हैं? बेसिकली ये हमारे पास 5 डोमेन्स हैं। और फिजिकल डेवलपमेंट एक डोमेन है जिसमें बच्चा फिजिकली बड़ा हो रहा होता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी उसका जो ब्रेन है वो भी डेवलप हो रहा होता है। सोशल डेवलपमेंट यानी बच्चा इंटरेक्शन करना सीख रहा होता है, अपने जो आसपास जो पीयर्स हैं उनसे सीख रहा होता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी बच्चा अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है। और उसके अलावा लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी बच्चा बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना सीख रहा होता है।
और लिखना भी सीख रहा होता है। ठीक है, तो ये वाले सारे जो डोमेन्स हैं, ये सारे मिलके क्या करते हैं, बच्चे की जो लर्निंग है उसको बहुत बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लुएंस करते हैं ये वाले जो भी डोमेन्स हैं वो बच्चे की लर्निंग को। अब आ जाते हैं हम सबसे पहला जो हमारे पास डोमेन था, फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट क्या, बॉडी की जो ग्रोथ होती है और मोटर स्किल्स जो है वो जब चेंज हो रही होती हैं, तो इसको हम कहते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। अब इसके एग्जांपल्स क्या है, जब बच्चे की हाइट और वेट बढ़ रहा होता है, बच्चा रनिंग और जंपिंग जो है वो सीख रहा होता है, हैंड राइटिंग स्किल्स जो है वो बच्चा सीख रहा होता है, तो ये बच्चे की मोटर स्किल्स जो है ये डेवलप हो रही है, तो बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट हो रही है, बॉडी की ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो बच्चा बेसिकली क्या हो रहा है, फिजिकली डेवलप हो रहा है। तो टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को सुटेबल एक्टिविटीज जो है वो बच्चों की डिजाइन करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू फिजिकल एबिलिटीज। उस टाइम पे जो बच्चों की फिजिकल एबिलिटीज हैं उसके हिसाब से सुटेबल जो है वो एक्टिविटीज बच्चों के लिए डिजाइन करनी चाहिए। सो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डोमेन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कॉग्निटिव वर्ड से हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे ब्रेन की बात हो रही है। तो जब बच्चे की थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये वाली सारी चीजें डेवलप हो रही होती हैं, सो ये बेसिकली क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बच्चा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करता है, मैथ्स के प्रॉब्लम्स जो है वो सोल्व कर रहा होता है, लॉजिकल थिंकिंग उसकी जो है वो डेवलप हो रही होती है यहाँ पे। तो टीचर को क्या करना चाहिए कि टीचर जो है वो इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाए कि उनकी जो थिंकिंग एबिलिटीज़ हैं वो ध्यान में रखते हुए उनकी जो है वो एक्टिविटीज़ करवाए, उनकी बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग जो है वो बच्चों की हो। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है कि बच्चा जब दूसरों के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी टीचर्स के साथ करता है, अपने फ्रेंड्स के साथ करता है, अपने पेरेंट्स के साथ भी कर रहा होता है। इसमें क्या होता है, कोऑपरेशन, जैसे मिलके बच्चे काम कर रहे होते हैं, टीम वर्क। तो टीम वर्क में भी बच्चे टीम बना के काम कर रहे होते हैं, जिसमें हर बच्चे को अपना अपना जो टास्क है वो फिर असाइन हुआ होता है। फ्रेंडशिप जो है बच्चे इस एज में जो है वो इस एज में करते हैं, और इस डोमेन में जो है वो फ्रेंडशिप भी आ जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट यानी बच्चा सीखता है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करूँ। जैसे बच्चा शुरू शुरू में स्कूल आता है तो पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते रो रहा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है। तो इमोशनल जो डेवलपमेंट है वो बच्चे की हो रही होती है। कॉन्फिडेंस जो बच्चे का डेवलप होता है, सेल्फ कंट्रोल यानी वो रोने पे कंट्रोल करता है, तो ये भी इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। एम्पैथी यानी फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे बच्चे को चोट लगी है तो वो उसके साथ उसको एम्पैथी शो करेगा, तो ये भी क्या है, ये इमोशनल डेवलपमेंट है उसकी। तो टीचर को क्या करना चाहिए, क्लासरूम इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप्स जो हैं वो बच्चों के आपस में जो है वो टीचर को इनकरेज करने चाहिए, और इमोशनली जो है वो बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए टीचर को। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि इसमें बच्चा एक्टिवली लिसनिंग कर रहा होता है, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स ये सीख रहा होता है, तो ये डेवलप हो रही होती है इसकी। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में सिर्फ बोलना नहीं आता, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स ये सारी बच्चे की डेवलप हो रही होती है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो वोकेबलरी ग्रोथ जो है वो हो रही होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चे की बेहतर हो रही होती हैं, रीडिंग कंप्रीहेंशन जो है वो बच्चा सीख रहा होता है, कर रहा होता है। ठीक हो गया। तो इसमें इसकी क्लासरूम इम्प्लीकेशन ये है कि टीचर को करना ये चाहिए कि सारे बच्चों को इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए कि बच्चे कम्युनिकेट करें, आपस में डिस्कस करें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, ताकि उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से हो। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास मेजर थ्योरीज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो हमने जो चाइल्ड डेवलपमेंट के डोमेन्स हैं वो हमने पढ़े। अब हम थ्योरीज की तरफ आ जाते हैं, तो हम सारी थ्योरीज तो डेफिनेटली एक ही लेक्चर में कवर नहीं कर सकते। आज हम जस्ट जेन पियाजेट की थ्योरी पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं ये सारी ही थ्योरीज, और आपके जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है उसके हवाले से आपको ये सारी थ्योरीज अच्छे से याद करनी है, और क्लासरूम एप्लीकेशन इनकी क्या है वो भी आपके माइंड में हो, ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको पता होंगे। भाई हमें थ्योरी पढ़ तो रहे, लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। जेन पियाजेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी।
सो यहाँ पे वर्ड आ गया कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में है ये थ्योरी। तो जेन पियाजेट ने थ्योरी दी ब्रेन की डेवलपमेंट के बारे में। सो अब आपके पास एक क्वेश्चन है, वो ये कि 6 साल का जो बच्चा होता है वो सिंपल जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो तो सॉल्व कर लेता है, लाइक उसको ये तो पता होता है कि भाई 5+5 = 10, ठीक है। लेकिन जब हम उसको पढ़ाएं डेमोक्रेसी के बारे में तो उसको डेमोक्रेसी तो नहीं समझ आएगी 6 क्लास के बच्चे को। तो डेमोक्रेसी बेसिकली क्या है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को हम कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज वो वाले आइडियाज जो फिजिकली हम उनको टच नहीं कर सकते, है ना। अब डेमोक्रेसी को हमने फिजिकली कभी टच किया, या हमने कभी जस्टिस को टच किया, जेंडर इक्वालिटी को टच किया नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हैं जो हमें नजर नहीं आते लेकिन एग्जिस्ट करते हैं। सो हम 6 साल के बच्चे को डेमोक्रेसी नहीं पढ़ा सकते। 6 साल के बच्चे को हम 5+5 = 10 तो पढ़ा सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी नहीं पढ़ा सकते। क्यों नहीं पढ़ा सकते? उसके अलावा एक टीनेजर जो है, यानी 13, 14, 15, 16 साल का एक बच्चा है, वो जस्टिस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है, डिस्कस करता है, डेमोक्रेसी को भी बताता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, यानी अगर पानी की किल्लत है हमारे पास तो इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। तो ये चीज़ें टीनेजर जो है वो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है। तो ये क्यों, मतलब ये चीज़ क्यों है? सो बेसिकली जो बच्चों की जो थिंकिंग है वो ग्रेजुअली ग्रो जैसे करते हैं बच्चे, तो उनकी जो थिंकिंग लेवल है वो डेवलप होती है। तो जो 6 साल का बच्चा है वो उस लेवल पे अभी नहीं होता जिस लेवल पे एक 13, 14, 15 साल का बच्चा होता है। सो जेन पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो बेसिकली इसी टॉपिक पे कि किस तरह से कौन कौन से स्टेजेस पे बच्चे की जो सोच है, बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, कॉग्निटिव लेवल है, वो कहाँ पर होती है। ठीक हो गया। तो जेन पियाजेट जो है वो कौन था? जेन पियाजेट एक स्विस साइकोलॉजिस्ट था। और ये लाइन आपको याद रखनी है कि जेन पियाजेट को फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। जेन पियाजेट को फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। सो इसकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं? इसकी ये कंट्रीब्यूशंस हैं कि इसने इस बात को स्टडी किया कि बच्चे किस तरह से सोचते हैं और उनकी जो थिंकिंग है वो किस तरह से चेंज होती है जब वो अलग अलग एजेस में होते हैं। ठीक हो गया। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट किस चीज़ की? थिंकिंग की, रीजनिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, मेमोरी की, अंडरस्टैंडिंग की। ये सारी चीज़ें किस चीज़ में आ जाती हैं? ये ब्रेन के बारे में आ जाती हैं, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट ब्रेन। तो उसकी सिंपल मीनिंग क्या है कि इट इज द प्रोसेस थ्रू विच चिल्ड्रन लर्न टू थिंक एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। यानी बच्चे किस तरह से सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपने आसपास चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक हो गया। अच्छा, जेन पियाजेट जो है वो बेसिकली किस चीज़ पे बिलीव करता था, वो क्या मानता था? वो कहता था कि बच्चे जो हैं वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो नॉलेज को क्या करते हैं? कंस्ट्रक्ट करते हैं। आप कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? यानी एक जो है वो ईंट आ गई, फिर उसके बाद यानी एक नॉलेज आ गई, फिर उसके बाद दूसरी ईंट आएगी, दूसरी नॉलेज, फिर तीसरी नॉलेज, यानी वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो पीछे वाली नॉलेज उनके पास होती है वो फिर वो रिटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। और जो लर्निंग है वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करने में बच्चे जो है वो उनकी हो रही होती है एनवायरनमेंट के साथ। ये आपने लाइन याद रखनी है कि जो लर्निंग है वो पियाजेट क्या कहता है कि इंटरेक्शन जब करते हैं बच्चे एनवायरनमेंट के साथ, अपने माहौल के साथ, फिर जो है वो सीख रहे होते हैं चीज़ें। और थिंकिंग जो है वो डिफरेंट स्टेजेस पे डेवलप हो रही होती है, यानी डिफरेंट एज ग्रुप में जब बच्चे होते हैं तो उनकी जो थिंकिंग है वो अलग तरह से वो सोच रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो हर स्टेज जो है, यानी हर स्टेज कौन सा, यानी जिस एज ग्रुप में वो हैं वहाँ पर उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो यूनिक है। यानी 2 साल का बच्चा जो है वो अलग तरह से सोचेगा। अगर हम
3 साल से 7 साल के बच्चे की बात करेंगे तो वो अलग तरह से सोचेगा, यानी उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो डिफरेंट एज में जो है वो डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं। ठीक हो गया। तो बच्चे क्या होते हैं, वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं, वो जो भी इंफॉर्मेशन देखते हैं सुनते हैं वो जल्दी से पिक कर लेते हैं। और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमें पियाजेट ने दिए हैं, कुछ कुछ हमें पियाजेट ने जो है वो टर्म्स दी हैं। तो पहली टर्म है हमारे पास स्कीमा। स्कीमा क्या होता है बेसिकली? स्कीमा फॉर एग्जांपल, बच्चे ने जो है वो स्पैरो देख लिया। अब बच्चे को हमने बता दिया कि ये बर्ड है। अब बर्ड, वो स्पैरो जो है वो बर्ड वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है। अब वो बच्चा क्या करेगा, उसको जब भी स्पैरो देखेगा उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बर्ड है। सो बेसिकली इसको हम क्या कहते हैं, स्कीमा, यानी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है असिमिलेशन, यानी अब बच्चे को पता चल गया कि जो उड़ता है जिसके पर होते हैं वो क्या होता है, वो बर्ड होता है। अब बच्चे ने क्या देख लिया, अब बच्चे ने चमगादड़ देख लिया, है ना। अब उसको ये नहीं पता कि ये तो चमगादड़ है, ये तो मैमल होता है, ये तो जो है वो बर्ड नहीं होता, लेकिन वो क्या करेगा, उसको भी बर्ड बुलाएगा। तो ये क्या है, ये असिमिलेशन है, यानी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें न्यू इन्फॉर्मेशन आ गई। अब न्यू इन्फॉर्मेशन क्या आ गई, उसने जो है वो बैट को देख लिया, अब वो समझने लगा कि ये जो है ये क्या है, ये भी बर्ड है। अच्छा, उसके बाद ये हमारी सिमुलेशन हो गई, ये दूसरा जो है वो कॉन्सेप्ट है, दूसरी टर्म है। उसके बाद आ गया एकोमोडेशन। अब बच्चे को ये पता चला कि भाई बैट जो है वो तो मैमल है, वो तो जो है वो नहीं है, वो बर्ड नहीं है, और जो बर्ड है वो तो स्पैरो बर्ड होता है, लेकिन जो बैट है वो तो मैमल होता है। ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज जो हो गई उसमें नई इंफॉर्मेशन जो उसको मिली थी वो उसमें अब फिट नहीं हुई। ठीक है। अब उसने क्या किया, जो प्रीवियस इंफॉर्मेशन उसके पास थी उसको मॉडिफाई कर लिया, यानी अब उसने समझ लिया कि भाई बर्ड जो है वो स्पैरो है, लेकिन जो चमगादड़ है वो बर्ड नहीं है, वो मैमल है। ठीक हो गया। तो इस टर्म को हम कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एकोमोडेशन। ठीक। उसके बाद आ गया इक्विलिब्रियम। अब जब असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में बैलेंस करता है बच्चा, यानी वो समझ जाता है कि भाई बर्ड के लिए उसने एक अलग कैटेगरी बना ली, और जो चमगादड़ है, जो बैट है, उसके लिए उसने एक अलग कैटेगरी बना ली। दोनों को जब उसने बैलेंस कर दिया तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं कि एक स्टेज से फिर दूसरे स्टेज की तरफ जाते हैं, वो अचानक से सारी चीजें नहीं सीख रहे होते, यानी पहले वो स्कीमा पे आएंगे, फिर वो असिमिलेशन पे आएंगे, फिर एकोमोडेशन पे आएंगे, फिर इक्विलिब्रियम पे आएंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो उसके बाद पियाजेट ने हमें 4 स्टेजेस दिए हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। ये हमें पियाजेट ने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए, उसके बाद जो है 4 स्टेजेस दिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। तो 4 स्टेजेस कौन से हैं हमारे पास? पहला स्टेज है सेंसरी मोटर, बर्थ से लेके 2 सालों तक जो है वो बच्चा इस स्टेज में होता है। ठीक हो गया। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 साल से लेके 7 साल के दरमियान का जो बच्चा होता है वो इस स्टेज में होता है अकॉर्डिंग टू पियाजेट। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, अब 7 साल से लेकर 11 साल तक का बच्चा जो होता है वो इस स्टेज में होता है। उसके बाद आ गया हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब 11 से ऊपर वाले जो भी बच्चे हैं वो सारे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में आते हैं। अब इसमें क्या होता है तो इसको हम जरा पढ़ लेते हैं। सो कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब पियाजेट ने क्या किया, स्टेजेस बना दिए। अब हर स्टेज की कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे की किस तरह होती है ये हमें पियाजेट ने बताया। सो हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज जो है, इसमें क्या होता है, बच्चा बर्थ से लेके 2 साल तक का इस एज में आता है, और लर्निंग जो है वो बच्चा सेंसेस के थ्रू जो है वो लर्निंग इसकी हो रही होती है। हर चीज़ को वो पकड़ता है, उसको चखने की कोशिश करता है, और अपने हाथ में जो है वो हिला रहा होता है, यानी मूवमेंट कर रहा होता है। उसके अलावा हर चीज़ को गौर से बच्चा देख रहा होता है, उसके लिए हर चीज़ न्यू होती है, वो एक्सप्लोर कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो डेवलप होती है बच्चे की। अब ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है इसको हम पढ़ लेते हैं। ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब फॉर एग्जांपल एक 6 महीने का बच्चा है, ठीक है, हम उसके साथ खेल रहे हैं, कोई उसका टॉय हमारे पास है, हमने क्या किया कि भाई ब्लैंकेट के नीचे छुपा दिया और बच्चे को कहा हाँ वो तो गुम हो गया आपका टॉय।
अब बच्चा क्या 6 महीने का बच्चा समझेगा हाँ वो गुम हो गया, ठीक है। लेकिन अब 1.5 साल का बच्चा जो होगा, 2 साल का बच्चा जो होगा, वो समझ जाएगा कि भाई गुम नहीं हुआ। वो क्या करेगा कि वो टॉय ढूंढने की कोशिश करेगा। उसको पता होता है कि कहीं ना कहीं छुपा दिया गया, इसीलिए वो सर्च कर रहा होता है। तो यहाँ पे बच्चे की जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है वो डेवलप होती है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो यहीं पर ही है, वो गुम नहीं हो गया, ठीक हो गया। तो ये क्या करता है, ये शो करता है कि बच्चे की जो मेमोरी है, थिंकिंग जो है वो डेवलप हो रही है। तो इस बात से हमें ये चीज, इस चीज का अंदाजा होता है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड स्टेज आ जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, बच्चा 2 से 7 साल का बच्चा, अब आपने याद रखना है स्टेजेस के नाम भी याद रखने हैं और एज भी आपने याद रखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपने याद रखने हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 साल का बच्चा, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत रैपिडली हो रही होती है, बच्चा बोलना सीख रहा होता है। सिंबलिंग थिंकिंग जो है वो बच्चे की इसमें डेवलप होती है, यानी बच्चे को हम 2 साल के बच्चे को अगर हम इशारा करें कि हाथ का इशारा करें कि यहाँ आ जाओ या वहां ना जाओ, तो बच्चे को समझ आ जाती है बात, ठीक है। इमेजिनेशन यहाँ पे बच्चा करता है। इमेजिनेशन कैसे करता है कि बच्चा जब 3 साल का होता है, 4 साल का होता है, तो खुद ब खुद खेलता है, इमेजिन करता है कि भाई मैं तो डॉक्टर हूँ, या मैं टीचर हूँ। और फिर वो अपने टॉयज के साथ खेल रहा होता है, डॉक्टर बन के या टीचर बन के उनको पढ़ा रहा होता है, उनका इलाज कर रहा होता है। तो ये क्या होता है, बेसिकली वो इमेजिन कर रहा होता है। तो इमेजिनेशन यहाँ पे डेवलप हो रही होती है उसकी। ईगो सेंट्रिज्म, बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है इस एज में। वो समझता है कि भाई मैं जिस तरह से सोचता हूँ बाकी सब भी वैसे ही सोचें, ठीक है। लिमिटेड होती है लॉजिकल थिंकिंग, यहाँ पे इतनी डेवलप नहीं हो रही होती। अच्छा, ईगो सेंट्रिज्म को हम डिस्कस करते हैं। ईगो सेंट्रिज्म क्या होता है कि बच्चा समझता है कि मैं जिस तरह से चीजों को देखता हूँ बाकी भी वैसे ही देखे ना, तो बाकियों का पर्सपेक्टिव वो नहीं समझता। फॉर एग्जाम्पल कि बच्चा अपने पेरेंट को कहता है कि मेरे साथ आप खेलें, फुटबॉल खेलें, ठीक है। तो पेरेंट तो थक जाएगा कि भाई अब मैं नहीं खेल रहा, या उसका इंटरेस्ट नहीं, लेकिन वो बोलेगा कि नहीं आप मेरे साथ खेलो, आप तो खेलो मेरे साथ, वो जिद करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, इस एज में बच्चा क्या होता है, ईगो सेंट्रिक होता है, यानी उसको ये नहीं पता होता कि मेरे पेरेंट का क्या पर्सपेक्टिव है। उसको ये लगता है कि जिस तरह मैं सोचता हूँ सब वैसे ही सोचें। मुझे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, तो बाकियों को भी, जो बड़े हैं मुझसे, जो मुझे खिला रहे हैं, जिनके साथ मैं खेल रहा हूँ, उनको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो बेसिकली इस तरह ईगोसेंट्रिज्म को ये इस तरह से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। और क्लासरूम इम्प्लीकेशन जो है, इस एज के जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए कि बच्चे को विजुअल जो है वो एग्जांपल्स देनी चाहिए, यानी फ्लैश कार्ड्स वगैरह यूज़ करने चाहिए, डिस्कशंस करनी चाहिए बच्चों के साथ, ताकि वो अपने आइडियाज़ शेयर करें। बिकॉज जो 5 6 7 साल का बच्चा होता है वो बड़ा होता है, सो वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो कर सकता है। अच्छा, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाता है। 7 से 11 साल के बच्चे जो हैं वो इस स्टेज में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि लॉजिकल थिंकिंग जो है वो जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है बच्चों की। बच्चे क्लासिफिकेशन सीख जाते हैं, चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं कि भाई उनको पता होता है कि सोशल स्टडीज़ की जो है मुझे ये पढ़ना होता है, सोशल स्टडीज़ में, साइंस में मुझे ये पढ़ना होता है, ठीक है। कंजर्वेशन क्या होता है ये भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो बच्चे जो है वो सीख रहे होते हैं कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे, यहाँ पे हम पजल की एग्जांपल ले लेते हैं कि पजल क्या होता है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और फिर पजल जो है उसको सॉल्व करना बच्चे जो है वो इस एज में सीख जाते हैं, वो कर रहे होते हैं। अब कंजर्वेशन क्या है, कंजर्वेशन, अब छोटा सा जो बच्चा है उसको हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वो हमसे जूस हम उनको दे रहे हैं ना, तो हमारे पास एक टॉल ग्लास है और एक हमारे पास शॉर्ट ग्लास है। अब बच्चे को क्या है, उसको ज्यादा जूस चाहिए, ठीक है। हमने सेम कप से टॉल ग्लास में भी जूस डाला, शॉर्ट जो हमारे पास ग्लास है उसमें भी हमने जूस डाला। अब बच्चे को ज्यादा पीना होगा, बच्चा कहेगा मुझे टॉल वाला चाहिए, उसमें ज़्यादा होगा। लेकिन क्या उसमें तो ज़्यादा नहीं है, उसमें तो क्या है कि उसमें तो सेम कप से हमने डाला है। तो इस एज में अब 7 से 11 साल का बच्चा वैसे बड़ा होता है, तो वैसे जो ये वाली एज है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 7 साल का बच्चा, 3 4 साल 5 साल का बच्चा है, तो उसको भी ये कंजर्वेशन पता होता है कि भाई ग्लास भले बड़ा हो, उसमें जिस कप से डाला गया है जूस वो सेम क्वांटिटी, यानी क्वांटिटी को बच्चा समझ रहा है डिस्पाइट ऑफ द अपीयरेंस, ठीक है। और तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कंजर्वेशन, यानी अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन अपीयरेंस।
यानी ग्लास वाले चेंज हो रहा है, लेकिन जिस कप से हमने जूस डाला है वो तो सेम है, तो इसको हम कंजर्वेशन कहते हैं। लेकिन ये पियाजे की थ्योरी की एक लिमिटेशन है कि 7 साल से 11 साल का बच्चा तो ये समझता है, लेकिन जो प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है बच्चा, समटाइम 2 साल का बच्चा भी ये बात समझ रहा होता है, जो बहुत ज्यादा ज़हीन बच्चे होते हैं। 3-4 साल के बच्चे तो आराम से ये बात, या 4-5 साल के बच्चे तो आराम से ये बात समझ रहे होते हैं। तो ये इस थ्योरी का हम कह सकते हैं कि एक ड्रॉबैक है कि कंजर्वेशन जो है वो बच्चा 7 साल से 11 साल के दरमियान समझता है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 साल और उससे ऊपर के जो भी बच्चे हैं वो इस स्टेज में आते हैं। इसमें क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चों की डेवलप होती है। अब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या है? एब्स्ट्रैक्ट हमने पढ़ा कि वो कॉन्सेप्ट्स जो फिजिकली हम उनको टच नहीं कर सकते, फिजिकली वो नहीं होते, लाइक डेमोक्रेसी, ठीक है, लाइक जो है जेंडर इक्वालिटी। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो 11 साल और उससे ऊपर के जो बच्चे होते हैं वो समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग जो है बच्चों की डेवलप हो रही होती है यहाँ पे। हाइपोथेटिकल रीजनिंग जो है वो बच्चों की यहाँ पे डेवलप होती है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब बच्चे जो बड़े होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वो क्या करते हैं कि एक फर्टिलाइजर यूज करते हैं किसी प्लांट पे, ठीक है, फिर उसको देखते हैं कि उसमें से क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर उसमें से वो एविडेंस लेते हैं और फिर बाद में एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हाइपोथेटिकल जो है वो रीजनिंग कहते हैं। उसके अलावा जो है वो साइंटिफिक, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा मिक्स हो गया। सो हाइपोथेटिकल रीजनिंग मतलब हम बच्चों से अगर पूछें कि व्हाट इफ वाले जो सवाल होते हैं, क्या हो कि अगर हमारे मुल्क से लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खत्म हो जाए, तो बच्चे अपने हाइपोथेटिकल जो है वो बच्चे जो है वो अपने जो है वो आंसर्स यहाँ पे बताएंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह की जो है वो थिंकिंग को हम हाइपोथेटिकल रीजनिंग कहते हैं। उसके बाद साइंटिफिक थिंकिंग। सो साइंटिफिक थिंकिंग बेसिकली ये है कि बच्चे जो है वो सोचते हैं किस तरह से, पहले वो एक हाइपोथेसिस बनाएंगे, फिर उसके बाद वो उस पर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, फिर बाद में उनको कोई रिजल्ट मिलेगा, फिर उसके बाद उसमें से वो एविडेंस लेंगे, फिर बाद में उसको कंक्लूड करेंगे। तो इसको हम साइंटिफिक थिंकिंग कहते हैं। तो जब बच्चा टीन एज में होता है, यानी जब 9वीं 10वीं जमात में होता है और उसके बाद जो है वो 11वीं और 12वीं जमात में होता है, तो ये वाली चीज़ें वो आराम से कर सकता होता है, बिकॉज हम 11 साल से ऊपर के बच्चों की बात करें जो कि 12 13 14 15 16 17 18 साल के हो जाते हैं बच्चे तो। अच्छा, उसके बाद क्लासरूम एप्लीकेशंस हम देखते हैं कि जो पियाजेट की थ्योरी है उसके क्लासरूम एप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में टीचर्स जो हैं वो अगर कंक्रीट मटेरियल्स पहले यूज़ करें, एब्स्ट्रैक्ट फार्मूलाज, एब्स्ट्रैक्ट का आपको पता चल गया, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सो कंक्रीट मटेरियल्स कैसे कि क्लास में बच्चे जो है वो छोटे बच्चे हैं, अब उनको जो है वो जो कॉइन्स हैं उनसे और जो करेंसी नोट्स हैं वो क्लास में लेके आएँ, उससे बच्चों को पढ़ाएं बिफोर यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट फार्मूलाज, तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये बच्चों के एज ग्रुप को देखते हुए हम करवा सकते हैं। डिस्कशन एंड रीजनिंग एक्टिविटीज़ भी हम बच्चों की एज के हिसाब से उनको करवा सकते हैं। उसके अलावा डिबेट्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग के जो टास्क हैं वो हम दे सकते हैं, लेकिन ये हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे करवा सकते हैं। ठीक हो गया? तो स्टेजेस हमें देखते हुए सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बच्चों को करवा सकते हैं एक्टिविटीज। ठीक होगा? तो टीचर का रोल यहाँ पे क्या होता है? टीचर को क्या करना चाहिए कि एज अप्रोप्रिएट मेथड्स जो हैं वो टीचर को यूज करने चाहिए। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना चाहिए बच्चों का एज ग्रुप को देखते हुए। एक्टिव लर्निंग को इनकरेज करना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस बच्चों को करवाने चाहिए, यानी अब जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको क्ले से कुछ बनाने को हम कह दें, ठीक है, या फिर हम उनको ब्लॉक्स दे दें, ब्लॉक्स से हम कोई चीज़ बनाने को उनको कहें, उनको सिखाएं, तो ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो टीचर की जो टीचिंग है वो बच्चों की कॉग्निटिव लेवल से मैच होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 6 क्लास में जो वो बच्चा बच्चों को पढ़ा रहा है वो बेसिकली 8th और 9th क्लास की टीचिंग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? या फिर एक सब्जेक्ट हम 6 में भी पढ़ा रहे हैं, 7th और 8th में भी पढ़ा रहे हैं, सेम टॉपिक आ गया, तो सेम टॉपिक साइंस का, तो हम सेम टॉपिक 6 7 8 तीनों क्लासेस में हम जो है वो
या हम 9th मैट्रिक में भी वो साइंस के सेम टॉपिक्स आते हैं, तो जिस तरह से हम 6 और 7 में पढ़ा रहे हैं उसी तरह से हम 9th और मैट्रिक में पढ़ाएं। तो इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए, बच्चों की कॉग्निटिव लेवल को देखते हुए ही हमें अपनी टीचिंग जो है वो करनी चाहिए। सो स्ट्रेंथ और लिमिटेशंस जो है वो क्या है पियाजेट की थ्योरी के। तो इसने क्या किया है, पियाजेट ने कॉग्निटिव जो बच्चों की ग्रोथ होती है उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मॉडर्न एजुकेशन को इसकी थ्योरी ने बड़ा इन्फ्लुएंस किया, हमें पता चला कि हमें किस तरह से जो एक्टिविटीज़ हैं बच्चों को करवानी है, और एक्टिव लर्निंग को इसने जो है वो प्रमोट किया है। उसके अलावा लिमिटेशंस इसकी क्या हैं, लिमिटेशंस इसकी क्या है कि इसने जो बच्चों की एबिलिटीज़ है उसको अंडर एस्टिमेट किया। जो छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे हम अगर कंजर्वेशन की बात करें तो कंजर्वेशन तो बच्चा बहुत पहले सीख जाता है, जबकि इसने 7 से 11 साल के दरमियान वाले बच्चों में जो है वो उसने कह दिया कि वो कंजर्वेशन सीख सकते हैं। तो छोटे बच्चे होते हैं वो भी जल्दी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो सीख जाते हैं, कोई एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट है वो भी सीख सकते हैं जो छोटे बच्चे, कोई इंटेलिजेंट जो बच्चे होते हैं उनमें एबिलिटीज़ जो हैं वो उनकी डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा जो इग्नोर किया है उसने किस चीज़ को, सोशल इन्फ्लुएंसेस को, कि लर्निंग पे सोशल इन्फ्लुएंस जो है वो किस तरह होता है। एक बच्चा है कि उसके जो दोस्त हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरा बच्चा उसने जो है वो स्लो लर्नर्स के साथ वो बैठ रहा है, उसकी जो लर्निंग है वो भी वैसी ही हो रही है। तो सोशली जो है वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इस तरह से इन्फ्लुएंस होता है। उसके अलावा आपने ये भी देखा होगा बहुत सारी वीडियोज़ में सोशल मीडिया पे कि 2 साल के बच्चे जो होते हैं उनको भी काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं, जिन पे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 3-4 साल के बच्चे होते जो हैं उनको भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पता होते हैं, उनको जो है वो बहुत सारे बर्ड्स के नाम पता होते हैं, उनको डिफरेंशिएट भी करना आ रहा होता है। तो और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं इस तरह के एनवायरनमेंट से आ रहे होते हैं, 5-6 साल के हो जाते हैं, 7-8 साल के हो जाते हैं, लेकिन वो जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो भी नहीं समझ पा रहे होते। तो जो सोशल इन्फ्लुएंसेस हैं लर्निंग पे वो इसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिए हैं पियाजेट ने, ठीक हो गया। इसने बस बताया कि ये वाले जो एज ग्रुप है इसमें ये वाली सारी चीज़ें होंगी, तो वो समटाइम हो सकता है कि सारी चीज़ें, समटाइम ये भी हो सकता है कि उस एज ग्रुप के सारे बच्चों के पास वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो, ठीक हो गया। तो आज हमने डोमेन्स, पहले तो हमने डोमेन्स पढ़े थे चाइल्ड डेवलपमेंट के, तो उसमें हमने क्या पढ़ा, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, उसके अलावा सोशल एंड इमोशनल और लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक हो गया। सो उसके बाद हमने पियाजेट की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ी। उसमें हमने डिफरेंट स्टेजेस के हमने जो है वो डिफरेंट एजेस के जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं ये हमने पढ़ा। और उसके अलावा जो डेवलपमेंट के जो 4 स्टेजेस होते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, वो क्या होते हैं वो हमने पढ़ा। और लर्निंग जो है वो असिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में किस तरह से क्या डिफरेंस है और किस तरह से उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से असिमिलेशन को और एकोमोडेशन को। तो ये क्या होता है ये हमने पढ़ा। उसके अलावा टीचिंग जो है वो किस तरह से डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, यानी हमें बच्चों की जो डेवलपमेंटल जिस स्टेज में वो हैं उसको हमें देख के किस तरह से अप्रोप्रिएट टीचिंग करनी है, वो हमने देखा। उसके अलावा और टीचर्स को जो है वो बच्चों की लर्निंग को अंडरस्टैंड करने में किस तरह से पियाजेट की थ्योरी हेल्प करती है ये हमने पढ़ा। सो आपको आई होप समझ आ गया होगा। असाइनमेंट नंबर 12 है आपकी, इसको आपने गौर से पढ़ना है और ईमेल कर देनी है आपकी असाइनमेंट। ईमेल अगर किसी को नहीं पता तो वो ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करें, वहाँ से ईमेल ले सकते हैं। ऑफिशियली जो ईमेल है सिंध ऑफिसर्स अकेडमी की। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप कि आप सबको टॉपिक समझ भी आया होगा और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे। सो कोई भी सवाल हो इसमें से आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखें बहुत सारा। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।